इन्होंने कुछ बातें लिखी, कुछ पोएट्री लिखी, उसी के बेस पे हम जानते हैं। तो साउथ इंडिया में संगम एज, संगम का मतलब हम जानते हैं वैसे, संगम मतलब होता है दो चीजों का मिलना। जैसे आपने सुना होगा कि भाई गंगा और यमुना को जो संगम है, पहले जिसे इलाहाबाद कहते थे, अब इस प्रयागराज कहते हैं, वहां पर है। तो संगम मतलब मिलना। ऐसे ही ये सारे जो पोइटर हैं या जो राइटर हैं वो एक साथ मिलते हैं, उसी को कहा जाता है संगम साउथ इंडिया में। तो ये क्या है, तमिल जो पोइटर हैं, पोइट्री करते हैं, इन सब राइटरों की एक बैठक है, एक समिट है जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, और वहीं पर ये बहुत सारी चीजें लिखते हैं। और इनके द्वारा ही हमें पता चलता है कि भाई दक्षिण भारत में उस टाइम तीन एक तरीके से किंगडम थी जो काफी ज्यादा डेवलप हो रही थी। एक थी केरला साइड, जिन्हें हम कहते थे चेर या चेरा, चेरा में दिखाई देते हैं केरल में। दूसरी तरफ इधर तमिलनाडु का जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट जहां कन्याकुमारी, और ईस्टर्न पार्ट का सबसे लास्ट पार्ट रामेश्वरम और श्रीलंका से जहां जुड़ता है, उस वाले पार्ट में यहां पर जो होते थे वो थे पांड्या। और फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के बॉर्डर पे, एक तरीके से आप कह सकते हो, यहां पे जो हुए वो थे चोला। संगम एज में हम साउथ इंडिया के बारे में इन तीन किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। तो साउथ इंडिया में एंशियंट टाइम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिलती हैं वो इन तीन किंगडम के बारे में मिलती है। पहले हम लोगों ने देखा था, जब महाजनपदा पढ़ा था, तो हमने देखा था कि एक महाजनपदा जो नर्मदा नदी से साउथ में है और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखा था, असम। उसके बाद अब हमें साउथ इंडिया का पहली बार जिक्र मिल रहा है। हो सकता है इससे भी पहले साउथ इंडिया में कुछ चीजें हों, लेकिन हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, या आप दूसरी कंडीशन ये कह सकते हो, ज्यादा खोज भी नहीं हुई। लेकिन इन कवियों की जो पोएट्री थी, उसने हमें बहुत सारी बातें बताई कि यहाँ की सोसाइटी कैसी थी, कैसे लोग थे, ये सारी चीजें इन्होंने बताई। इनकी सोसाइटी के बारे में हमें पता चलता है। और एक और इन कवियों की सबसे बात अच्छी क्या थी, ये लोग रिलीजन पे फोकस नहीं कर रहे थे। मतलब ये पोएट्री लिखी थी, ये किसी रिलीजन से नहीं थी। इनका मेन पर्पस अपनी सोसाइटी के सोशल एंड इकोनॉमिक इन वैल्यूज के बारे में बताना था। तो इससे हमें विदाउट रिलीजन के, और इनमें कहीं भी हमें रिलीजन का जिक्र भी नहीं मिलता, इससे पता चलता है कि साउथ इंडिया में रिलीजन इतना ज्यादा टाइट नहीं था या रिजिड नहीं था कि लोगों की लाइफ को कंट्रोल करे। लोगों को फ्रीडम थी साउथ इंडिया में। इस वजह से यहाँ का डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ। इसकी सोसाइटी के बारे में पता चलता है, जैसे नॉर्थ इंडिया में वर्ना सिस्टम है, ऐसे साउथ इंडिया में वर्ना सिस्टम हमें मिलता ही नहीं। तो यहाँ पर वर्ना सिस्टम नहीं है। और वर्ना सिस्टम आपने पहले भी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था ब्राह्मण, साथ में क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, जो डिवीजन करते थे, डिवीजन ऑफ लेबर, ऐसा कोई भी सिस्टम हमें साउथ इंडिया में नहीं मिलता, नॉट एग्जिस्ट। तो साउथ इंडिया में ऐसा कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। पहली बात ये थी साउथ इंडिया में। और यहाँ का सोसाइटी कैसे डिवाइड था, यहाँ की सोसाइटी में दो क्लास थी, टू क्लास। वर्ना सिस्टम में हमें फोर क्लास दिखाई देती है, यहाँ पे दो क्लास थी। अभी भी साउथ इंडिया में ही दिखता है। एक है ब्राह्मण, दूसरा है नॉन ब्राह्मण। ये दो क्लास साउथ इंडिया में आपको दिखती हैं। और साउथ इंडिया की अगर आप पॉलिटिक्स को जानोगे, तो आज के टाइम भी वहां पे जो पार्टियां बनी, या तो ब्राह्मण की पार्टी है, नॉन ब्राह्मण की पार्टी है। लेकिन क्योंकि हमेशा लोअर जो क्लास होता है उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है,
इसलिए नॉन ब्राह्मण वाली जो पार्टी है वो ज्यादा सक्सेसफुल है। उसका रीजन क्या? क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट ज्यादा है। और डेमोक्रेसी क्या बोलती है? डेमोक्रेसी में सिंपल रूल होता है, भाई जिसका मेजोरिटी ज्यादा उसकी पार्टी बनेगी। इसलिए साउथ इंडिया में ज्यादातर जो रूल करते हैं वो नॉन ब्राह्मण करते हैं। उस टाइम भी ऐसा ही होता था और आज के टाइम भी ऐसा ही हमें दिखाई देता है। साथ में ये बताते हैं कि भाई नॉर्थ इंडिया से कुछ लोग साउथ इंडिया जाते थे। किसके लिए? क्योंकि साउथ इंडिया में स्पाइस मसाले मिलते हैं। साथ में साउथ इंडिया में ट्रेड करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि इनका जो कोस्ट है वो ओशियन से लगता है। आप इंडियन ओशियन के थ्रू किधर भी जा सकते हो, चाहो तो साउथ ईस्ट एशिया चले जाओ या फिर वेस्ट एशिया या फिर यूरोप की तरफ। साउथ इंडिया को जो सबसे ज्यादा फायदा मिला वो इस चीज का मिला क्योंकि इनके चारों तरफ आपको दिखेगा कि इनके पास वाटर है, और वाटर है तो इसका मतलब इनके पास पोर्ट अवेलेबल है। और सी के थ्रू या वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रेड करना थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, इसलिए इनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता था। वास्को डी गामा भी जब आएगा तो इधर केरल की तट पे आएगा। क्यों? क्योंकि उसे सबसे पहले यहीं पे पता चला कि भाई यहाँ पे एक ट्रेड सेंटर है और यहीं पे हमें चलना चाहिए। तो ये सारी चीजें, तो ऐसे बहुत सारे नॉर्थ इंडिया से लोग आते थे, और जो ब्राह्मण नॉर्थ इंडिया से इधर आते थे उन्हें ये लोग बोलते थे वेदियार। वेदियार मतलब क्या? जो लोग वेद वाले क्षेत्र से आए हैं। चार वेदा में नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं, तो ये बोलते थे उन्हें वेदियार कि भैया ये वेद वाली जगह से आए हैं, हमें भी कुछ पाठ पढ़ाएंगे। अभी साउथ इंडिया में वेद के बारे में इतना ज्यादा नहीं है, उनका अपना सिस्टम है, अपने सिस्टम के हिसाब से वो सारी चीजें चलते हैं। लेकिन जब ये वेदियार कुछ ज्यादा आने लगे साउथ इंडिया में तो इनकी सोसाइटी में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया वाले जो ब्राह्मण थे थोड़ा सा अपना कल्चर, अपनी डोमिनेंस इनको अच्छी लगती थी, इसलिए इन्होंने इस सोसाइटी में भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना दिया। और इसलिए वहां के जो ये कवि हैं ये बोलते भी हैं कि जब ये नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मण आए तो इनकी वजह से हमारी सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो भी थोड़ा सा बिगड़ा, क्योंकि इन्होंने मंत्र उच्चारण, वही कर्म कांड वाला जो प्रोसेस है वो सारी चीजें भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती। और इसकी वजह से ये बोलते हैं, इसकी वजह से भड़वा हो गया, जैसे आजकल बोलते हैं ना भड़वा पंथी कर दी। तो ये लोग कहते थे कि भाई इन्होंने भड़वा या एक तरीके से हमारी सोसाइटी में पीस को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टरबेंस ला दी इन लोगों ने सोसाइटी में, वरना हमारी सोसाइटी में ये सब चीजें नहीं थी। ये वहां के जो पोइटर हैं वो एक तरीके से बोलते हैं। साथ में यहाँ पर जो रूलिंग क्लास थी, जो राजा हुआ करते थे, उनको यहाँ पे बोलते थे अरसर। अरसर आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, जब क्लास में कोई सर पढ़ाते हैं तो उनके पास थोड़ी सी पावर ज्यादा होती है बच्चों से। उसका रीजन क्या होता है? अगर पावर नहीं होगी तो पढ़ाई नहीं पाएंगे, क्लास का टॉपिक आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे, इसलिए उनको थोड़ी सी ज्यादा अथॉरिटी दी जाती है। ऐसे ही रूलिंग क्लास को थोड़ा सा ज्यादा पावर होती है कि वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। तो उन्हीं को ये क्या कहते थे? अरसर। तो हर सर को क्लास में क्या होती है? थोड़ी सी ज्यादा पावर होती है, इसीलिए वो थोड़ा सा कंट्रोल करता है, क्लास को डोमिनेट करता है। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। और यहाँ के जो इनकम का सोर्स था यहाँ पे भी वही था। ट्रेड तो ये लोग करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा इनका भी इनकम का सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर। और बोला जाता है इनके यहाँ एग्रीकल्चर काफी ज्यादा फर्टाइल था। एक ट्रेवलर आएगा वो बोलेगा जो कावेरी वैली का जो एरिया है या कावेरी बेसिन है वहां पे बहुत ज्यादा फर्टिलिटी है। और वो बोलता है कावेरी बेसिन के एरिया में, प्लेन एरिया में एक फैमिली के लिए पूरे साल के लिए फूड उग जाता है, बस इतने से एरिया पे जितने पर एक हाथी लेटता है। मतलब जितने पर एक एलिफेंट लेटता है उतने पर पूरी फैमिली के लिए पूरे साल के लिए
खाना पीना सब उग जाता है। इससे पता चलता है यहाँ की एग्रीकल्चर काफी ज्यादा फर्टाइल थी। ये लोग सारी चीजें करते थे। तो एक तरीके से फर्टिलिटी काफी ठीक ठाक थी, एग्रीकल्चर के मामले में सारा बहुत अच्छा था इनका। एग्रीकल्चर सिस्टम की वजह से ही इनका डेवलपमेंट भी हुआ। और यहाँ पर एग्रीकल्चर जो करते थे उन्हें नॉर्मल में हम कहते हैं फार्मर या किसान। यहाँ की लैंग्वेज में उनको वैललाल कहा जाता था कि ये वैललाल हैं। तो दक्षिण इंडिया में फार्मर को वैललाल के नाम से जाना जाता था कि वैललाल एग्रीकल्चर में वर्क करता है, वही एक तरीके से फसल उगाता है। और इनके यहाँ भी फार्मर के लेवल पर थोड़ी सी इनइक्वालिटी थी। कुछ बड़े बड़े लोग थे जिन्हें हम जमींदार कहते हैं, वो थोड़े से अमीर थे। कुछ रिच वाले फार्मर थे जिनके पास पैसा ज्यादा था, प्रॉपर्टी ज्यादा थी, या आप कह सकते हो जमींदार, जैसे नॉर्थ इंडिया में जमींदार होता है उसके पास काफी ज्यादा लैंड होती है। कुछ फार्मर ऐसे थे एज अ लेबर काम करते थे, उनको बस लेबर की तरह एक तरीके से खाना मिल गया, ये सारी चीजें एक तरीके से मिलती थी। और साथ में ये बोलते हैं कि इनके पास अच्छी खासी सेना भी थी अपनी डिफेंस के लिए। तो सोल्जर भी काफी ज्यादा थे, और ये सोल्जर के लिए अपॉइंटमेंट कहाँ से होती थी, फार्मर के बच्चे आते थे। तो किसानों के ही बच्चे, क्योंकि ज्यादातर सोसाइटी क्या करती थी, खेती करती थी। आज भी आप देखेंगे इंडियन आर्मी में या हमारी सेना में, सीआईएसएफ कहीं पे भी देखेंगे, ज्यादातर जो उसमें सेना में अपॉइंट होते हैं या इलेक्ट होते हैं वो सारे फार्मर बैकग्राउंड से होते हैं, क्योंकि उनका शुरू से मन होता है। वहीं आप शहर में देखेंगे तो थोड़ा सा कम इंटरेस्ट होता है। उसका रीजन क्या होता है, उनके पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, उन्हें पता है कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन गांव में थोड़ा सा इन चीजों के बारे में क्रेज पहले भी ज्यादा था, अब भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए फार्मर के जो बच्चे थे वो काफी ज्यादा सोल्जर बनते थे। और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये भी सारी चीजें करते थे। तो सोल्जर और नॉन सोल्जर दोनों पोस्टों पे फार्मर के बच्चे अपॉइंट होते थे। और जमींदार का बच्चा थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहता होगा नॉन सोल्जर पोस्ट पे, क्योंकि गोली खाने से थोड़ा डरता है, और अगर अच्छी पोस्ट मिले जिसमें थोड़ा सा पैसा भी मिले तो उस पर रहना पसंद करता है। साथ में इनकी सोसाइटी के बारे में अगर हम बात करें कि इनका हाउस कैसा था, घर कैसा था, तो घर के लेवल पे या इनके हाउस के लेवल पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है। जो जमींदार हैं या जो बड़े फार्मर हैं उनके जो घर हैं वो पक्की ईंटों से हैं, 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऐसे घर हैं। लेकिन जो फार्मर थोड़े से गरीब हैं या लेबर का काम करते हैं उनके जो घर है वो थोड़े कच्चे हैं। तो इनके यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी दिखती है हाउस के लेवल पर, कि भाई कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा है इसलिए उनके घर अच्छे सुंदर बने हुए हैं, कुछ लोगों के पास कम पैसा है इसलिए उनके घर मिट्टी से बने हुए हैं, मड से बने हुए हैं। तो कुछ के ब्रिक से बने हुए दिखेंगे, कुछ के मड से बने हुए दिखेंगे, सॉइल को ही लेप दिया जाता है या झोपड़ी टाइप का जो बना दिया जाता है, वो सारी चीजें। तो ये इनके यहाँ एक इनइक्वालिटी को दिखाती है कि भाई हाँ इनके यहाँ इनइक्वालिटी थी। और साथ में जो ट्रेडर क्लास था, ट्रेडर जो क्लास था जो व्यापार करता था उस काम में लगा रहता था। ट्रेडर ज्यादातर शहरों में रहते हैं, तो इनको बोलते थे कि भाई ये लोग नगर में रहते हैं, इसलिए इनका नाम बोलते थे वैनीगर। वैनीगर, नगर में निवास करने वाले लोग क्या कहलाते थे, वैनीगर, जिन्हें हम कह सकते हैं ट्रेडर। ये सब लोग शहर के जो सेंटर में वहां पे एक तरीके से काम करते थे।
दूसरी बात, एक और अच्छी बात जो हमें इनकी सोसाइटी में दिखती है, यहाँ पर हमें कोई स्लेवरी सिस्टम नहीं दिखा। ऐसा नहीं दिखा कि कुछ लोगों को स्लेव बनाया गया या दास बनाया गया। ये साउथ इंडिया की एक खास बात थी कि यहाँ पर हमें स्लेवरी सिस्टम नहीं दिखता। जबकि नॉर्थ इंडिया में हमने कई जगह देखा कि जब युद्ध में कोई हारता था तो उसको स्लेव बनाया जाता था। तो साउथ इंडिया में स्लेवरी सिस्टम नहीं मिला, लेकिन इनके यहाँ अनटचेबिलिटी थी। अनटचेबिलिटी का मतलब कि भाई किसी से छूने से मना करना कि तुम हमें छुओ मत। जैसे आज के टाइम भी हमारी सोसाइटी में होता है, जो लोअर कास्ट के होते हैं उनको जब घर पे चाय दी जाती है तो नॉर्मल बर्तन में नहीं दी जाती जिसमें हम लोग पीते हैं, उनको किसी टूटे फूटे बर्तन में या घर के बाहर कोई और बर्तन रहता है उसमें दिया जाता है। तो ये शो करता है कि अनटचेबिलिटी आज भी हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है या हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। ऐसी इनके यहाँ भी अनटचेबिलिटी थी। जो थोड़े से गरीब थे उनके साथ, या फिर आप कह सकते हो जो नॉन ब्राह्मण थे उनके साथ अनटचेबिलिटी होती थी। उनको थोड़ा खाना पीना, अगर सोसाइटी की तरफ से कोई भंडारा हुआ या खाने का हुआ, उनके लिए अलग लाइन होगी, और जो थोड़े से ब्राह्मण है उनके लिए अलग लाइन होगी। या ब्राह्मण लोगों को थोड़ा सा ऊंचे वाले उस पर बैठाया जाएगा, उन लोगों को थोड़ा जमीन में बैठाया जाएगा। तो ये डिफरेंस इनके यहाँ दिखता है, और इससे पता चलता है कि इनकी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी थी। लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, रेस के बेस पे, जेंडर के बेस पे, ये सारे डिस्क्रिमिनेशन मिलते हैं। साथ में आपको अभी भी ये सारी चीजें साउथ इंडिया में दिखती हैं। बहुत सारे ऐसे टेम्पल हैं साउथ इंडिया में जहाँ वुमेन को जाना अलाउ नहीं। वो भी एक किसका एग्जाम्पल है? अनटचेबिलिटी का। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट बार बार कोशिश करती रहती है कि ऐसी सारी चीजें ना हो, क्योंकि हमें आर्टिकल 17 कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को कोई भी फॉलो नहीं कर सकता, और जो फॉलो करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये सारी चीजें उस टाइम भी एक तरीके से चलती थी। अगली बात, इनकी सोसाइटी कैसी थी? क्या पैट्रियार्की थी या मैट्रियार्की थी? इनके यहाँ हमें सोसाइटी में मैट्रियार्की दिखती है। ऐसी यही जैसे सातवान वाले में थी मैट्रियार्की। मैट्रियार्की का मतलब वुमेन को काफी ज्यादा राइट था। वुमेन पार्टी इनके यहाँ पर वुमेन को राइट था अपना पार्टनर चूज करने का। ये भी मैट्रियार्की को दिखाता है, और नॉर्थ इंडिया में हमने देखा वहां पे भी होता था स्वयंवर। ऐसे इनके यहाँ भी वुमेन को ही राइट था। तो वुमेन के पास ये राइट था कि वो अपना पार्टनर चूज कर सकती है, और जैसे नॉर्थ इंडिया में स्वयंवर होता है ऐसे यहाँ पे भी एक तरीके से हमें दिखाई देता है। तो ये भी यहाँ वुमेन के लिए अच्छी चीज थी। साथ में हमने देखा कि भाई वुमेन को एजुकेशन हो, इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। जैसे अभी भी वुमेन आईएएस ऑफिसर बन सकती हैं, एसडीएम बन सकती हैं। ऐसे इनके यहाँ भी अलाउ, वुमेन को ये सारे राइट मिलते थे। साथ में बहुत सारी वुमेन ऐसी भी है जो राइटिंग भी करती थी, राइटर भी थी। तो ऐसा नहीं था कि जो ये संगम एज में जो तमिल कवि मिले तो उसमें वुमेन नहीं, वुमेन भी थी, उन्होंने भी कुछ बातें लिखी। ये सारी चीजें इनके यहाँ थी। और इनका सबसे फेवरेट जो बर्ड था, वो इनका फेवरेट बर्ड था कौआ। आपने देखा होगा काला काला जो दिखता है, कौआ इनको फेवरेट बर्ड थे। और ये बोलते थे कौआ अगर थोड़ा ची ची कर रहा है या काए काए कर रहा है, इसका मतलब हमारे घर पर कोई गेस्ट आने वाला है। तो कौआ को माना जाता था कि भाई ये हमारे लिए अच्छी बात है कि कोई हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाला है। तो इनके यहाँ कौए को काफी ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती थी।
और वो एक तरीके से गेस्ट के आने का एक सिंबल होता था कि भाई गेस्ट आने वाला है तो उसके लिए भोजन वोजन बनाओ, और वो सारी चीजें एक तरीके से करते थे। साथ में इनकी बात करें कि भाई जब पर्सन की डेथ हो जाती थी तो उसके बाद ये क्या करते थे, जलाते थे, या फिर इनके यहाँ भी कब्रिस्तान में जैसे दफन कर दिया जाता था, ऐसा कुछ था। तो इनके यहाँ भी ऐसे ही था, नीचे दफन कर दिया जाता था, समाधिकरण जिसे बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे गुरु समाधि ले लेते, मतलब जीते जीते ही कुछ भी काम नहीं करते, बस ध्यान में लगे रहते हैं। ऐसे इनके यहाँ अंतिम संस्कार या डेथ के बाद जो फॉलो किया जाता था वो था समाधिकरण। इनके यहाँ बहुत सारे कब्रिस्तान हमें मिलते हैं, इसी से पता चलता है कि हाँ भाई इनके यहाँ समाधिकरण किया जाता था। और बहुत सारे हमें बॉडी मिली है जिनको हम देख के बहुत सारी चीजें समझ भी पाए। और इनके यहाँ समाधिकरण काफी ज्यादा फेमस भी था, क्योंकि इनके समाधिकरण को बोला जाता था महापाषाण। ये लोग क्या करते थे, जो किसी की बॉडी थी उसको दफनाते थे और उसके चारों तरफ पत्थरों से बहुत सारे सर्किल कर देते थे। तो हमें बहुत सारे ऐसे प्लेस मिले हैं जहां पर एक बॉडी को दफनाया गया है, उसके चारों तरफ बहुत सारी लेयर पत्थरों से एक तरीके से कर दी। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हो सकता है ये लोग आफ्टर डेथ में बिलीव करते हो, और इन्हें लगा कि भाई जैसे आजकल बोलते हैं बहुत सारे लोग जो मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो वो लोग सोचते हैं कि अगर आप चारों तरफ घेरा लगा दो बड़े बड़े पत्थरों का, तो जो भूत है वो आपके पास आएगा ही नहीं। ऐसे एक तरीके से इनके यहाँ ये परफॉर्म किया जाता था, कई लेयर्स में ये स्टोन का बाड़ एक तरीके से लगा दिया जाता, फेंसिंग कर दी जाती थी बॉडी के चारों तरफ। ऐसा इनके यहाँ में कई जगह देखने को मिलता है, ऐसे ये लोग करते थे। इसी को यहाँ बोला जाता था कि भाई महापाषाण एक तरीके से था। महापाषाण, पाषाण मतलब क्या होता है, स्टोन। लिथिक एज, इसमें स्टोन एक तरीके से था। तो इनके यहाँ ये काफी ज्यादा फेमस थी कि भाई डेथ के बाद ये लोग क्या करते हैं। तो डेथ के बाद इनके यहाँ ऐसे ही होता था कि भाई उसको दफना दिया जाता था, उसके चारों तरफ पत्थरों से कुछ सर्कल बना दिए जाते थे, जिससे वो थोड़ा सा भूत ना बन सके। ये सारी चीजें इनके यहाँ की जाती थी। ये इनके यहाँ अंतिम संस्कार का तरीका था। तो समाधिकरण इनके यहाँ फेमस था, और हमें बहुत जगह ऐसी जगह मिलती हैं जहां जहां उन्होंने ऐसा बना रखा था कि भाई ये हमारा कब्रिस्तान है। साथ में ये लोग भी आयरन को जानते थे, इसीलिए इनका एग्रीकल्चर भी डेवलप था। हमें कई जगह जैसे ये सर्कल है उसके साथ साथ आयरन भी मिला है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि ये लोग एक तरीके से हो जाए। लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कई बार, क्या जो महापाषाण या एक तरीके से समाधिकरण का जो प्रोसेस था जिसमें चारों तरफ स्टोन लगाए जाते थे, वो किसके कल्चर में फेमस था, मौर्य एम्पायर के, संगम एज के, या फिर सौराष्ट्र गुजरात वाले साइड में? तो याद रखना साउथ इंडिया में संगम एज में ये सारी चीजें फेमस थी। साथ में ये लोग वर्शिप में क्या करते थे, क्या इनकी पूजा का तरीका था, कैसे ये लोग वर्शिप करते थे? तो इनके यहाँ लॉर्ड कृष्णा को काफी ज्यादा माना जाता था। लॉर्ड कृष्णा इनके यहाँ फेमस थे, और लॉर्ड कृष्णा के एक अवतार उसको ये फॉलो करते थे। इसका नाम क्या था, मरुगन। मरुगन, इसका डांस भी बहुत ज्यादा फेमस था। और ये लोग मरुगन का फोटो या पीछे जैसे मोर के पंख होते हैं वो सारा लगा के डांस वांस करते थे। तो मरुगन के रूप में यहाँ पे फेमस था, इसीलिए इनको माना जाता है कि ये शैव रिलीजन को मानते थे। तो ये इनके यहाँ फेमस था। और आपने कभी बाहुबली मूवी देखी हो तो उसमें भी देखेंगे कृष्णा की मूर्ति दिखाई गई थी। इसका मतलब इनके कल्चर में कृष्ण जी को काफी ज्यादा माना जाता था पहले से ही, और उसके अलग अलग अवतार या जो रूप थे उसके बेस पे सारी चीजें चलती थी। और ये लोग कई बार इस मरुगन के समय
या इसकी मूर्ति के सामने डांस भी करते थे। तो इस डांस को इनकी लोकल भाषा में बैल नाडार कहा जाता था। बैल नडार मतलब जैसे बैल नाचता है ऐसे नडार, मतलब एक आपने देखा होगा एक ढोलक जो आपने नॉर्थ इंडिया में देखा है, इसकी तरह का ही एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है साउथ इंडिया में, उसको ये बजाते थे। तो बोलते थे बेल नाडार, बजा बजा के झूमते थे बैल की तरह। तो ये सारी चीजें इनके यहाँ हमें दिखाई देती है। साथ में इनके यहाँ जैसे हम लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, इनके यहाँ भी था। तो तुलसी का जो प्लांट था वो भी हमें कई जगह मिलता है। तो तुलसी का प्लांट इनके यहाँ भी काफी ज्यादा फेमस था, और साथ में उसको मेडिसिनल प्लांट भी माना जाता है, उसके लिए भी यूज करते थे। और साथ में माना जाता है कि भाई वो हमारे जीवन में सुख शांति ये सारी चीजें लाता है। और माना जाता है कि अगस्त ऋषि, जो एक नॉर्थ इंडिया के ऋषि थे, अगस्त ऋषि वो पहली बार साउथ इंडिया में ब्राह्मण रिलीजन को लेके गए। तो अगस्त ऋषि के बारे में बोला जाता है फर्स्ट टाइम ब्राह्मण रिलीजन को साउथ इंडिया लेके गए। वरना माना जाता था साउथ इंडिया वाले जो लोग थे वो अपना अलग एक तरीके से प्रोफेशन फॉलो करते थे। इन धीरे धीरे वेद इनके यहाँ गए, और हमने देखा भी लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड वाले लोग जो लोग थे, अर्ली वैदिक पीरियड वाले तो बस हिमालय तक एक तक जानते थे और इधर अरावली के। लेटर वैदिक पीरियड वाले थोड़ा सा आगे बढ़े, विंध्यन रेंज तक थोड़ा जाने, लेकिन नर्मदा नदी को कभी क्रॉस नहीं किया था। लेकिन आगे जाके महाजनपदा पीरियड में नर्मदा नदी को क्रॉस किया गया, और फिर उसके बाद अगस्त ऋषि साउथ इंडिया पहुंचे, और वहां पर इन्होंने ब्राह्मण रिलीजन को फेमस बनाया, उन लोगों को समझाया कि भाई कैसे ये सारी चीजें देखें। तो ये हमने इनकी सोसाइटी के बारे में जाना कि क्या इनकी सोसाइटी थी। तो इन तमिल पोइटरों की बुक में जो हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, उसमें सोसाइटी इनकी कैसी थी ये पता चलता है। अगली बात आती है इनके इकोनॉमी कैसी थी, क्या क्या करते थे ये लोग, कैसे इनका जीवन चलता था, वो सारी चीजें क्या थी। तो इकोनॉमिक लेवल पे अगर हम देखें भाई क्या क्या चीजें करते थे, कैसे इनकी खान पान या कल्चर कैसा था, इकोनॉमिक लेवल पर ट्रेड के लिए क्या क्या यूज करते थे, क्या चीजें इंपोर्ट करते थे, क्या चीजें एक्सपोर्ट करते थे, वो सब इनकी इकोनॉमी में आएगा। तो इकोनॉमी के लेवल पर भी हमें बहुत सारी चीजें इनके यहाँ दिखाई देती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका ठीक ठाक था क्योंकि इनके पास पोर्ट भी है। तो इकोनॉमिक लेवल पर बहुत सारी अच्छी चीजें हमें दिखाई देती हैं। पहली बात हमने अभी देखा कि भाई एग्रीकल्चर काफी ज्यादा डेवलप थी, और एक भाई साहब ट्रेवलर आते हैं और वो बोलते हैं कि कावेरी रिवर पर जितने पर एक एलिफेंट बैठता है उतने से ही एरिया में एक फैमिली के लिए पूरे साल के लिए राशन या फूड हो सकता है। तो एग्रीकल्चर इनकी काफी ज्यादा डेवलप थी। एक तो ये इनकी इकोनॉमी के लेवल पर, और किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होता है उसकी प्राइमरी सेक्टर के बेस पर, फूड अवेलेबल है तो डेवलपमेंट होगा, फूड नहीं होगा तो दिक्कत होगी। और इसमें आप लोग लिख सकते हो कावेरी रिवर का जी, कावेरी रिवर में ये सारी चीजें हमें दिखती हैं। कावेरी रिवर के आसपास वाले जोन में काफी ज्यादा फर्टिलिटी थी, क्योंकि कावेरी रिवर के आसपास क्यों, कावेरी रिवर साउथ इंडिया की ऐसी रिवर है जो पेरेनियल है, मतलब लगातार जहां पे पानी मिलता है। कैसे, एक तो मानसून से मिलता है, जब मानसून आता है, जब वेस्टर्न घाट का पानी कावेरी में, और जब मानसून जाता है तो तमिलनाडु के कोस्ट पर रेनफॉल होती है, उस वजह से भी पानी मिलता है। वरना ज्यादातर साउथ इंडिया की जो रिवर है वो कैसी है, वो पेरेनियल नहीं है, बस 6 महीने ही पानी रहता है, इसलिए साउथ इंडिया में पानी की काफी ज्यादा दिक्कत रहती है। तो कावेरी रिवर और उसके आसपास का एरिया काफी ज्यादा फर्टाइल था, और यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। राइस की क्रॉप होती थी, साउथ इंडिया वाले राइस बहुत खाते हैं, आपने सुना भी होगा इडली सांबर ढोकला, इन सब में क्या यूज करते हैं ये लोग, राइस का यूज करते हैं। साथ में ये लोग स्पाइस मसाले, और साथ में इनका कोकोनट जो नेचुरली इनके कोस्टल एरिया में हो जाता है, तो कोकोनट का प्लांट वो भी इनके यहाँ काफी ज्यादा फेमस था।
और जो किंग था या रूलर था, उसकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या था? लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू से ही उसकी इनकम आती थी। सबसे बड़ा सोर्स पहला क्या था? लैंड रेवेन्यू। उससे उसकी इनकम एक तरीके से जनरेट होती थी। और ये लोग जो टैक्स लेते थे, लैंड पर एक टैक्स लेते थे, उसका एक नाम था। इसको ये कहते थे कदमई, कि आप लोगों ने जो भी काम किया है उसमें से कुछ हिस्सा हमें भी दे दो। तो कदमई, इनके यहाँ टैक्स होता था। कदमई टैक्स ये लोग वसूलते थे। साथ में लैंड जो है उसका प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट किया जाता था। लैंड का रिकॉर्ड रखा जाता था कि भाई किसके पास कितनी लैंड है, और उसी के बेस पर डिसाइड होता था कि भाई कौन कितना टैक्स देगा। जैसे आज के टाइम होता है, भाई जिसकी इनकम ज्यादा उसका ऊपर थोड़ा टैक्स ज्यादा होता है, जिसकी इनकम कम उसके ऊपर टैक्स कम होता है। ऐसे ही ये लोग लैंड का पूरा रिकॉर्ड रखते थे, और ये भी अपनी यूनिट एक तरीके से मानते थे कि भाई कैसे इसका। तो इनके यहाँ लैंड को मेजर करने की जो यूनिट थी, कई बार हो सकता है आपसे सिर्फ एक वर्ड के बारे में पूछ लिया जाए कि भाई इस वर्ड का मतलब क्या था। तो इनके यहाँ लैंड को यूज करने की यूनिट थी मावेली। एक तो ये यूनिट यूज करते थे, और दूसरा था निर्वतन। निर्वतन, निर्वतन ऑयल के बारे में भी आपने सुना होगा। मतलब बिना डर के ये वतन को नापते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो इनके यहाँ मावेली या निर्वतन के थ्रू लैंड का मेजरमेंट किया जाता था। जैसे आज के टाइम में हम लोग कैसे करते हैं? हेक्टेयर के रूप में करते हैं। हेक्टेयर में सरकार एक तरीके से देखती है कि कितने हेक्टेयर जमीन किसके पास है, या लोकल भाषा में बीघा चलता है, या बिहार साइड जाएंगे तो कट्ठा चलता है। ऐसे मेजरमेंट करने की हमारे पास यूनिट है। ऐसे ही इनके पास भी यूनिट थी। उसी बेस पे ये लोग मेजर करते थे कि भाई लैंड का रिकॉर्ड कैसे लगा जाए और किसके पास से कितना वो लिया जाए। साथ में इनके फॉरेन ट्रेड की बात करें, फॉरेन ट्रेड कैसा था? क्या ये लोग सही डेवलप थे फॉरेन ट्रेड के मामले में या नहीं, या किस किस के साथ ट्रेड करते थे, वो स्ट्रक्चर कैसा था? तो इनके बारे में भी हमें मिलता है। तो इनके यहाँ जो ट्रेड होता था, क्योंकि इनके पास साउथ इंडिया है तो पोर्ट अवेलेबल है, इनके यहाँ बहुत सारे हमें पोर्ट दिखते हैं। जैसे तमिलनाडु में जहां पर चोला थे और साथ में पांड्या भी थे, उसके पास एक अर्कीमाड़ू प्लेस मिलता है। अर्की मांडू, ये प्लेस मिलता है। तो ये कहां पे? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का अर्कीमाड़ू काफी फेमस एक सेंटर हुआ करता था, ट्रेड सेंटर। ये ऐसे ही है जैसे अभी हमारा मुंबई पोर्ट एक ट्रेड सेंटर है। इंडिया का 60% से ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मुंबई पोर्ट से होता है, और इसलिए मुंबई हमारी फाइनेंशियल कैपिटल भी है। ऐसे ही अर्कीमाडू जो तमिलनाडु में था, वहां से काफी ज्यादा ट्रेड होता था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। और यहाँ पर हमें रोमन जो ट्रेडर हैं उनके भी बहुत सारे रेसिडेंट हाउस मिले हैं। इसका मतलब इस बस्ती के पास रोमन ट्रेडर भी रहते थे, या तो वो इंपोर्ट करते होंगे या एक्सपोर्ट करते होंगे। जैसे इंडिया के बहुत सारे लोग ट्रेड करने के लिए दूसरी कंट्री में जाते हैं, ऐसे ही रोमन एम्पायर के बहुत सारे लोग इंडिया के इस वाली सिटी में रहते थे, और वो एक तरीके से ट्रेड के बेनिफिट के लिए या म्यूचुअल बेनिफिट के लिए सारी चीजें करते थे। साथ में इनके यहाँ काफी फेमस कुछ पोर्ट थे, जैसे चोला जो इधर था, इनका एक पोर्ट बहुत ज्यादा फेमस था जिसका नाम था पोहार या फुहार। चोला का एक पोर्ट था जिसका नाम था पोहार। पोहार जो पोर्ट था वो काफी ज्यादा फेमस था, किसमें? चोला में, जिसे फुहार भी कई बार कहा जाता है। और इसको बाद में बोला गया कावेरी पट्टनम। आपने सुना होगा कावेरी पट्टनम, चेन्नई के आसपास ही था कावेरी पट्टनम।
बाद में इसको बोला गया कावेरी पट्टनम है। ये इनके यहाँ एक तरीके से पोर्ट चलता। ऐसे ही इनके यहाँ पांड्या जो नीचे की तरफ है, उनके यहाँ भी एक पोर्ट काफी ज्यादा फेमस था। इधर लिख देता हूं मैं, चोला का हमने देखा फुहार। इन पोर्ट के बारे में कई बार आपसे मैच करने के लिए पूछा जाता है, या ये प्लेस किस लिए फेमस थे, तो ये ट्रेड सेंटर थे एक तरीके से। ऐसे ही पांड्या, इनके पास क्या था, इनके पास था सालीपुर। सालीपुर इनका पोर्ट काफी ज्यादा फेमस था। आगे चेरा, इनका भी एक पोर्ट काफी ज्यादा फेमस था जिसे कहते थे बंदर। अभी जो पुहार पोर्ट है उसको दोबारा से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और उस ग्लोरी को फिर दोबारा से हम लोग चाहते हैं कि वो ग्लोरी इंडिया की बने। और मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपने पोर्टों पर ध्यान दें। इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट भी चलाया है जिसका नाम है सागरमाला। मतलब जितने भी हमारे पोर्ट हैं उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, किसके थ्रू, सागर की एक माला बना के, और सबके पास रोड, साथ में ट्रेन, इसकी कनेक्टिविटी ज्यादा हो। क्योंकि मेक इन इंडिया के लिए जरूरी है कि हमारी जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट की वो कम से कम हो। और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम से कम तब होगी जब हम वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। और अगर वर्ल्ड में हमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बेचना है तो उसकी कॉस्ट कम करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए सरकार पोर्ट डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा ध्यान देती है कि भाई हमें पोर्ट के डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान देना चाहिए। तो ये सागरमाला प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं उस टाइम के हिसाब से और आज के अकॉर्डिंग हमारी जरूरत है, और उसको हम डेवलप कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों से भी बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, कैसे ये लोग अपने ट्रेड सेंटर को चलाते थे। अगली बात आती है, ये लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे। ट्रेड का मतलब क्या होता है, कुछ एक्सपोर्ट करते होंगे, कुछ चीजें इंपोर्ट करते होंगे। और इंपोर्ट क्या करते थे, एक्सपोर्ट मतलब कुछ चीजों को सेल करना। इंडिया से चीजें गई बाहर वाली कंट्रियों में, ये हो गया एक्सपोर्ट। और बाहर से कोई चीज इंडिया में आई तो ये क्या हो गया, इंपोर्ट। तो ये लोग एक्सपोर्ट में क्या क्या चीजें करते थे और इंपोर्ट में क्या क्या चीजें करते थे। एक्सपोर्ट में जो इनके पास होता है, साउथ इंडिया में जो जो चीजें हमें मिलती हैं वो ये लोग एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे स्पाइस, मसाले काफी ज्यादा फेमस थे। पिलानी के बारे में हमने पढ़ा था, जो बोलता है कि भाई हम लोग इंडिया से मसाले और मलमल का कपड़ा लेने के चक्कर में सारा अपना सोना चांदी इंडिया को दे देते। तो ये लोग स्पाइस एक्सपोर्ट करते थे। साथ में ज्वेलरी, इंडिया में वैसे सोना या चांदी है नहीं, लेकिन हम लोग सोना चांदी अभी इंपोर्ट करते हैं। और आज के टाइम में वर्ल्ड की ज्वेलरी के मामले में, जो एक्सपोर्ट के मामले में, इंडिया सबसे आगे है। चाहे वो डायमंड की ज्वेलरी हो, या गोल्ड की ज्वेलरी हो, या सिल्वर की ज्वेलरी हो। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऐसे क्राफ्टमैन हैं जो ज्वेलरी पर बहुत अच्छी डिजाइन बनाते हैं। तो इंडिया की ज्वेलरी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, पहले भी थी, आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। क्योंकि हम लोग शुरू से ये सारी चीजें यूज करते थे। तो इंडिया की ज्वेलरी, साथ में एलिफेंट टीथ, साउथ इंडिया में बहुत जगह एलिफेंट आपको मिलेंगे। तो एलिफेंट टीथ पर बहुत सारी चीजें वो लोग बनाते थे। कई बार कंगन बना दिया, कई बार वो कॉम बना दिया, बाल काटने के लिए कंगा बना दिया। ये सारी चीजें ये एलिफेंट टीथ से बनाते थे। तो ये सारी चीजें इनकी जो फेमस थी, जिसको एक तरीके से क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। साथ में कुछ चीजें ये लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते होंगे, ये एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, अब इंपोर्ट में क्या क्या करेंगे। इंपोर्ट में पहली बात, हमारे पास गोल्ड नहीं था तो गोल्ड मंगाएंगे। साथ में हमारे पास सिल्वर नहीं थी तो सिल्वर मंगाएंगे। ये सारी चीजें ये लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। और साथ में इनके यहाँ एक और बात कि भाई कैसे ट्रेड चलता था, क्या कोई राजा टैक्स वगैरह लेता था या नहीं। जैसे अभी हम लोग एक्साइज ड्यूटी लेते हैं, तो इनके यहाँ भी एक्साइज ड्यूटी थी। तो ये लोग भी ट्रेड के टाइम चाहे कोई इंपोर्ट करे
या कोई एक्सपोर्ट करे उसके टाइम एक्साइज ड्यूटी लगती है। आज भी लगती है, पहले भी लगती है कि भैया आपने पोर्ट का यूज किया तो उसका कुछ कॉस्ट तो आपको देना पड़ेगा ना, या इसे कह सकते हो आप बॉर्डर ड्यूटी, बॉर्डर फी, कि आपने एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर को क्रॉस किया, उसकी फी आपको देनी पड़ेगी। उसके लिए भी ये लोग कहीं ना कहीं देते थे। और अगली बात आती है, इनके यहाँ सिस्टम कैसा था, बार्टर सिस्टम था या मॉनेटरी सिस्टम था? तो इनके यहाँ मॉनेटरी सिस्टम था। इनके यहाँ करेंसी कॉइन के रूप में हमें मिलती है, जैसे हमने नॉर्थ इंडिया में देता, तो इनके यहाँ मॉनेटरी सिस्टम काफी ठीक था कि इनके पास भी सोना चांदी था, तो उसके बहुत सारे कॉइन बनाते थे, उसको ये करते थे। जैसे इनके कॉइन को मॉनेटरी सिस्टम जो था उसमें कुछ कॉइन इनके काफी ज्यादा फेमस थे। जैसे ये लोग करते थे कासू, इनके कॉइन के नाम है कासू, एक कॉइन हुआ करता था। फिर कनम भी एक हुआ करता था। फिर पौन, ये तो थे साथ में इनका जो ट्रेड था वो दोनों तरफ से था। एक तरफ इनका ट्रेड रोमन एम्पायर के साथ था, यूरोप वालों के साथ। दूसरी तरफ इनका ट्रेड था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रियों के साथ, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इनके साथ भी इनका रिलेशन अच्छा था। तो ये लोग दोनों तरफ अपने बॉर्डर के करते थे ट्रेड। तो इनके ट्रेड का जो रिलेशन की बात करें या इनका ट्रेड का जो एरिया था, तो एक तरफ रोमन एम्पायर, दूसरी तरफ आसियान कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिन्हें कह सकते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान कंट्रियों के साथ भी इनका ट्रेड, क्योंकि ये वहां से मसाले वसाले इंपोर्ट करते थे, फिर रोमन वालों को भी देते थे। साथ में इनसे रोमन वालों से सोना चांदी काफी ज्यादा इंपोर्ट करते थे, और साथ में इनको कपड़ा और वो सारी चीजें एक तरीके से देते थे। साथ में इनका पता चलता है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी काफी अच्छी थी। अब अगली बात आती है, इनका ट्रेड क्या था, सरप्लस में था या डेफिसिट में था? ट्रेड सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट हो सकता है। ये कैसे डिसाइड होता है? अगर एक्सपोर्ट ज्यादा किया इंपोर्ट की कंपैरिजन, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस। जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट है, अभी इंडिया का अगर ट्रेड की बात की जाए, क्या इंडिया ट्रेड सरप्लस में है या लॉस में? तो हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑयल नहीं है, तो हम ऑयल लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं। इसलिए इनका ट्रेड, इंडिया का अभी का ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन इन लोगों के यहाँ उल्टा था, रिवर्स। ये लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे और इंपोर्ट कम करते थे, इसलिए ये काफी ज्यादा ग्रोथ भी किए और इनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा डेवलप भी थी। तो साउथ इंडिया के बारे में बोला जाता है इनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा डेवलप थी। क्यों? क्योंकि ये लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे और इंपोर्ट कम करते थे। और ये रोमन में पिलर्स जो मिलते हैं उससे भी पता चलता है, इसलिए ये बेनिफिट में हमेशा रहते थे, तो इनका ग्रोथ काफी अच्छा होता था। तो ये हमने संगम एज के बारे में जाना। इकोनॉमी के लेवल पे क्या जाना? सबसे पहले हमने जाना कि इनके यहाँ एग्रीकल्चर वेल डेवलप थी, कावेरी रिवर के आसपास काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड थी, जहां पर राइस और स्पाइस की खेती की जाती थी। साथ में रूलिंग क्लास लैंड रेवेन्यू लेती थी, जिसे टैक्स कहते हैं। टैक्स को इनके यहाँ क्या कहते थे? कादम में, कि भाई आपको कादम में देना पड़ेगा। साथ में इनके यहाँ मेजरमेंट की यूनिट भी थी, मावेली और निर्व्यामती, निर्वतन, ये एक तरीके से क्या थी? मेजरमेंट, लैंड को कैसे मेजर करना है। फॉरेन ट्रेड के लिए कुछ इंपोर्टेंट पोर्ट थे। चोला में हमने देखा फुहार या फुआर, पांड्या में हमने देखा सीलापुर, साथ में चेरा में हमने देखा बंदर। ये तीन पोर्ट इनके काफी ज्यादा फेमस थे। साथ में एक बस्ती रेसिडेंट हाउस अरके माडू, जो तमिलनाडु में मिलता है, जहां पर रोमन लोग रहते थे, उनके रेसिडेंट के बारे में हमें पता चलता है। साथ में ये लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे? स्पाइस, ज्वेलरी, एलिफेंट की से बनी बहुत सारी चीजें। इंपोर्ट क्या करते थे? गोल्ड, सिल्वर। साथ में इनका ट्रेड कैसे डेवलप था? रोमन एम्पायर के साथ भी डेवलप था, आसियान कंट्रियों के साथ भी डेवलप था।
ये लोग एक्सचेंज के लिए क्या यूज करते थे, तो मॉनेटरी सिस्टम यूज करते थे, जिसमें कुछ करेंसी फेमस थी, जैसे कास्नू का नाम, सोना, ये एक तरीके से फेमस था। ट्रेड इनका सरप्लस में था या लॉस में था, तो इनका ट्रेड सरप्लस में था, इसका मतलब इनका मेक इन इंडिया काफी वेल डेवलप था। तो ये लोग हमेशा बेनिफिट है। नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक सब जगह इंडिया का ट्रेड सरप्लस था एंशियंट टाइम में, इसलिए हम लोग सोने की चिड़िया भी थे, क्योंकि हमारा रिसोर्स जाता नहीं था, हम पे रिसोर्स आता था, इसलिए हमको सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसी अट्रैक्शन की वजह से यूरोपियन लोग, अदर बहुत सारे ट्रेवलर इंडिया बहुत आते थे, और इन सब ग्लोरी की वजह से ही जो नीचे का जो ओशियन है, इंडियन ओशियन, उसका नाम भी इंडिया के नाम पे पड़ा, क्योंकि हम काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। और जो इंडस नदी के आसपास रहते थे, उन लोगों के बेस पे ही हिंदू वर्ड आया। हिंदू का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से उस टेरिटरी में रहने वाले लोग, और वहीं से इंडियन ओशियन का नाम आया। तो इन लोगों ने काफी बड़े लेवल पर डेवलपमेंट की और साउथ इंडिया को काफी ज्यादा हो पहुंचाया। और बात करें इनके बारे में, वैसा कोई हमें मिलता नहीं, ज्यादातर सोसाइटी ओवरऑल बहुत अच्छी थी, वुमेन को काफी ज्यादा राइट थे, बस इनइक्वालिटी काफी ज्यादा थी, सोशल लेवल पर इनइक्वालिटी थी, कुछ लोगों के पास बहुत सारा रिसोर्स था, कुछ लोगों के पास बहुत कम रिसोर्स था। ये इनके एक नेगेटिव चीज दिखाई देती है, लेकिन और सब मामले में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे। साथ में अपना सिक्योरिटी के मामले में भी काफी ज्यादा सिक्योर थे, ठीक ठाक आर्मी इनकी बनी हुई थी। तो ये हमने जाना चोला, चेरा और पांड्या। तो ये आज की क्लास थी, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।